नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी कि 26 अप्रैल की तारीख है जब छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। जी हां, इन 3 लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग के बाद ही तय हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ की ये जो 3 लोकसभा क्षेत्र है ये किसके खाते में जाएंगे। राजनांदगांव में कल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और इसके साथ ही साथ महासमुंद वो सीट है जहां पर लोकसभा चुनाव होना है। कांकेर में मतदान प्रक्रिया होनी है। मौजूदा वक्त की बात करें तो ये तीनों ही लोकसभा क्षेत्र यानी कि राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद बीजेपी के खाते में। इसमें राजनांदगांव बहुत ही रोमांचक वाली सीट हो चली है क्योंकि राजनांदगांव से इस वक्त संतोष पांडे जो कि सांसद भी हैं वो मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव की इस सीट पर चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार की होगी उसको खासा उन्होंने धार दी है और सबकी नजरें राजनांदगांव पर टिकी हुई हैं क्योंकि यहां से अगर भूपेश बघेल जीत दर्ज करते हैं तो सबसे बड़ी बात होगी और सबसे जरूरी छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा क्षेत्र जिसमें राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, यहां पर दूसरे चरण के अंतर्गत मतदान होगा। तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगा और इसे लेकर तमाम जानकारी दी गई है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि राजनांदगांव वो लोकसभा क्षेत्र जहां पर कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काफी मजबूती के साथ यहां पर प्रचार किया है। हालांकि भूपेश बघेल की लेकर जिस प्रकार से रमन सिंह ने बयान दिया है उसे खास तौर से राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है क्योंकि रमन सिंह जो कि राजनांदगांव एक तरह से आप उनका गृह क्षेत्र कह सकते हैं सियासत के लिहाज से भी, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ कि यहां पर कांग्रेस जीत दर्ज करती है नहीं। संतोष पांडे जो कि सांसद हैं राजनांदगांव से और भूपेश बघेल उनके सामने है। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री। महासमुंद की बात करें तो देखिए यहाँ से रूप कुमारी चौधरी पूर्व विधायक और उनके सामने हैं ताम्रध्वज साहू। ताम्रध्वज साहू जो कि आपको याद होगा भूपेश बघेल सरकार में गृह मंत्री भी थे। कांकेर में भोजराज नाग बीजेपी से प्रत्याशी हैं, लेकिन इसमें राजनांदगांव की लड़ाई बहुत ही सस्पेंसिव हो गई है। महासमुंद में भी मुकाबला दिलचस्प है। रूप कुमार चौधरी के सामने ताम्रध्वज साहू हैं, बड़े नेता हैं। और कांकेर की बात करें तो यहाँ से भोजराज नाग के सामने वीरेश ठाकुर कांग्रेस पार्टी से, भोजराज नाग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कल छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है जिसकी पूरी जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर। आशुतोष हमारे साथ महासमुंद से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो महासमुंद में लड़ाई है ये बीजेपी कांग्रेस किसकी और होती हुई अभी तक दिखाई दी? क्या कुछ फिलहाल मतदान से पहले समझ में आया है महासमुंद में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अगर बात किया जाए तो महासमुंद जो है हाई प्रोफाइल में सीट मानी जा रही है, जहां से कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू और बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी है। लेकिन अगर समीकरणों की अगर बात किया जाए तो क्योंकि महासमुंद जो लोकसभा है वो 8 विधानसभा के अंतर्गत आती है और 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा ऐसे जहां साहू समुदाय की बाहुल्यता है, तो इसलिए ये दोनों में कांटे की टक्कर दिख रही है। अभी ये स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही है कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। तो इसलिए स्पष्ट तौर पे अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। जी, तो ताम्रध्वज साहू ठीक है, बड़ा नाम है, गृह मंत्री थे भूपेश बघेल सरकार में, लेकिन चुनाव हार गए थे। पर फिर भी हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि साहू समाज में एक पैठ है उनकी, अन्य समाजों में भी खासी पैठ है, वरिष्ठ नेता हैं। रूप कुमारी चौधरी को क्या बीजेपी कैंडिडेट होने का फायदा मिल रहा है?
देखिए, बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है यहाँ पे, क्योंकि अगर कहा जाए तो महासमुंद लोकसभा से अभी तक की अगर बात किया जाए 1952 से जो ये लोकसभा चुनाव हो रहे हैं महासमुंद लोकसभा के लिए, तो ये पहली बार किसी पार्टी ने महिला प्रत्याशी खड़ा किया है। और उन्होंने निश्चित तौर पे एक बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है यहाँ पे। हो सकता है कि जो महतारी वंदन योजना है उसको लेकर, क्योंकि जो 33% आरक्षण की बात की जाती है, तो अगर छत्तीसगढ़ के पूरे लोकसभा की अगर बात किया जाए तो उसमें से 3 सीटें महिलाएं की हैं, उसमें से 1 सीटें आपकी महासमुंद लोकसभा से है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो रूप कुमारी चौधरी जिस बेल्ट से आती है वो अघरिया समाज का वो गढ़ माना जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो अगर जातिगत समीकरण की अगर बात किया जाए तो तकरीबन 51% के आसपास यहाँ पे ओबीसी है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 से 25% के आसपास आपका इसमें क्या बोलते हैं अनुसूचित जाति के लोग भी आते हैं। यानी पूरा मिलाजुला के अगर आंकड़ा अगर देखा जाए तो ये जो पिछड़ा वर्ग है और ये आदिवासी जो समाज के लोग हैं उसका ये बाहुलता ये क्षेत्र माना जाता है। जी बिल्कुल, आशुतोष बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। कांकेर से राजकुमार भी बने हुए हमारे साथ। कांकेर की अगर हम बात करते हैं राजकुमार, तो इस वक्त किसका पलड़ा भारी है और कौन से प्रमुख मुद्दे दोनों पार्टियों के छाए रहे कांकेर में? जी मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये अभी के जो हालात हैं, निश्चित रूप से भाजपा की जो पकड़ थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में भी पिछले प्रत्याशी रह चुके हैं बीरेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो पिछले बार भी 2019 में भी उन्होंने उन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया था। उस समय वो मोहन मंडावी के साथ टक्कर हुई थी और दोनों में लगभग 6000 वोटों से वो हारे थे। और एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया कि हो सकता है इस बार जो है वो पुनः वापसी करें। लेकिन अभी के हालात जो है जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी मजबूत भाजपा नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से महातारी वंदन जो योजना है सरकार की, वो बहुत अच्छी योजना करके महिलाओं का कहना है। और खास करके जो स्थानीय जो विकास है वो तो खैर कुछ कांकेर शहर के सड़कों को लेकर के कुछ थी जो लंबे समय से मांग थी, लेकिन स्थानीय जो विधायक थे उन और फिर जो भाजपा के जो सांसद हैं उनके जो थोड़े से प्रयास की वजह से कुछ सड़कें बनी हैं, जिसकी वजह से थोड़े से सपोर्ट जो है भाजपा को कर रहे हैं लोग। तो मतलब बीजेपी कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी का फायदा मिल रहा है, केवल और केवल हम यही माने? जी मिल सकता है, ऐसा है, लेकिन अभी चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कि अब आने वाली जो समय है जो 4 तारीख है, उस तभी पता चलेगा कि किस तरीके से किसका पलड़ा भारी रहता है। लेकिन हालात जो है जिस तरीके से बन रहे हैं, खास करके आमने सामने की टक्कर है कांग्रेस और भाजपा में, और दोनों जो प्रत्याशी है दोनों अपने हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का। लेकिन जो पलड़ा है स्थिति अनुसार से थोड़ी सी मजबूत भाजपा की नजर आ रही जी, क्योंकि मोदी फैक्टर की वजह से और मौजूदा सरकार का इसमें कितना रोल है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी है और पूरे अगर हम तीनों पंचवर्षीय का बीजेपी का तुलना करें, यानी कि 2003, 2008 और उसके बाद 2013, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा सीट आई है 2023 के चुनाव में। तो क्या इसका एक फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, विधानसभा के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो खास करके अगर कांकेर लोकसभा की बात करूं तो कांकेर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिसमें से अगर मान लो देखा जाए तो 8 में से 5 पर कांग्रेस काबिज है और 3 पर ही भाजपा यहाँ पर सत्ता में बैठी है। तो कुल मिलाकर के अगर स्थिति अगर देखें तो कांग्रेस मजबूत है। लेकिन लोकसभा की हालात जो ये है कि 1998 से अब तक के कांग्रेस जो है इसको तोड़ नहीं पाई है। लगातार मतलब 1998 से अब तक की लगातार भाजपा यहाँ पर अपना सांसद खड़ी करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर इस हिसाब से चुनाव जाता है तो फिर कांकेर में किसकी जीत होगी? भोजराज नाग एक और हैं तो बीरेश ठाकुर हैं। लेकिन जैसा कि राजकुमार आप बता रहे थे कि बीरेश ठाकुर तो 2019 में भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। अब इस बार मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास जताती है या कांग्रेस पर, ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि इसी से चुनाव में सब कुछ निर्धारण होने वाला है। आशुतोष, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ताम्रध्वज साहू और रूप कुमारी चौधरी के बीच में यहाँ पर चुनाव है और दोनों ही कैंडिडेट जाहिर सी बात है अपनी जीत को लेकर आश्वस्त रहते हैं,
पर जमीन पर किस प्रकार की लड़ाई दोनों पार्टियों ने लड़ी? कांग्रेस की ओर से प्रमुख मुद्दे इस बार क्या समझ में आए? देखिए, दोनों के पार्टियों के राजनीतिक पार्टियों के अगर मुद्दे की बात किया जाए तो कांग्रेस सीधा सीधा जो उनका घोषणा पत्र था, जो न्याय पत्र था, उस न्याय पत्र की बात को लेकर बार बार वो सामने आ रहे हैं और जनता के समझ जा रहे हैं। जैसे उनका कहना था कि हमारे यहाँ 5 न्याय पत्र थे और उसके बाद 25 गारंटियां थी। जैसे उन्होंने कहा कि 30 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं, गरीब महिलाओं को उन्होंने 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कह रहे हैं, किसानों को एमएफसी की गारंटी देने की बात की जा रही है। तो इस तरीके के तमाम ऐसे जो उनके घोषणा पत्र में थे उसको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर वहीं बीजेपी की अगर बात किया जाए तो बीजेपी मोदी की गारंटी, जो 10 सालों में जो मोदी ने जो काम किया है, देश के लिए काम किया है, उन मुद्दों को लेकर वो जनता के समझ जा रही है और उन दोनों को अपने भरोसा है कि हम अपने घोषणा पत्र के आधार पर वो जीत दर्ज करेंगे और बीजेपी में मानती है कि मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं पूरी हुई है, इसलिए वो उनको विजय हासिल होगी। जी। और अगर एक साय सरकार का फैक्टर हम समझें, जैसा कि साय सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि पहली कैबिनेट से ही हमने जनहित के तमाम काम शुरू कर दिए हैं और फिर डबल इंजन की सरकार के जरिए हम बहुत सारी योजनाएं जो रुकी हुई थी उसको सुचारू रूप से चलाने का काम किया है, तो इसका एक बड़ा फैक्टर जनता का समझ में आया है। देखिए, जनता का अगर बात किया जाए, जनता एकदम साइलेंट है क्योंकि वो किसी तरीके से खुल के जो सामने बात आनी चाहिए थी वो खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे बात किया जाए तो बीजेपी में भी तमाम तरीके से अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी वो टूट कर जो बीजेपी में आए हैं, तो इसको लेकर भी उनके अंदर कहीं नाखुश, मतलब वो नाखुश नजर आ रहे हैं बीजेपी की कार्यकर्ता। और कांग्रेस के पास तो है ही है कि अगर उनके अगर सभी लोग अगर टूटकर अगर बीजेपी में चले जा रहे हैं तो कांग्रेस की नैया पार कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर बात किया जाए तो महासमुंद लोकसभा में जैसे 8 विधानसभा आते हैं, तो 8 विधानसभा में 4 विधानसभा में कांग्रेस ने विजय हासिल किया और 4 विधानसभा में बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की अगर बात किया जाए तो वोट परसेंटेज देखा जाए तो कांग्रेस का यहाँ बीजेपी से वोट परसेंट जो है वो ज्यादा दिख रहा है। जी। हालांकि टूट की जहां तक बात की जाए तो टूट तो फिर आशुतोष हर राज्य में देखने को मिली है। हर राज्य में कांग्रेस छोड़ो अभियान चला और या तो नेता बीजेपी में शामिल हुए ज्यादा से ज्यादा, कई जगह पर कांग्रेस छोड़कर नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए या वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी थी वहां पर शामिल होते चले गए, लेकिन कांग्रेस से छूटते चले गए। ये कहीं ना कहीं एक लोफॉल कांग्रेस के लिए रहा, इसको समझना जरूरी है। पर जैसा कि आप बता रहे थे कि मतदाता शांत है, मतदाता जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन वो तो विधानसभा चुनाव में भी था। विधानसभा चुनाव में भी मतदाता समझ नहीं आ रहा था कि किस करवट उठ बैठेगा। लोग कह रहे थे कि हम तो भाई खुश हैं और वोट जरूर करेंगे, पर ये क्लियर नहीं कर रहे थे छत्तीसगढ़ में भी कि हम वोट किसे करेंगे। और देखिए 50+ के हिसाब से बीजेपी आ गई, जो कि अप्रत्याशित था। ऐसा कोई सर्वे नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीट दे रहा हो। खुद बीजेपी भी ये कह रही थी कि साहब 45 तक आ जाएंगे, 46 तक आ जाएंगे। हाँ, हालांकि रमन सिंह जरूर बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि 54 या 55 दो आंकड़े वो बता रहे थे और बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पहुंची। तो मतदाता तो शांत तो नवंबर में भी था, लेकिन नतीजे एकदम उलट आए दिसंबर में माफ कीजिए। कमोवेश स्थिति वही महासमुंद में देखने को मिल रही है कि क्योंकि मतदाता एकदम साइलेंट है। लेकिन अगर उसमें क्या बोलते हैं, इतिहास की अगर बात किया जाए तो एक महासमुंद जो लोकसभा है, वो जो महासमुंद लोकसभा वो कांग्रेस का गढ़ गया रहा। लेकिन 15 सालों से बीजेपी ने इसमें सेंधमारी की है। और उसने किस वजह से सेंध मारी है? क्योंकि उन्होंने एक साहू समुदाय के ऊपर एक कार्ड खेला था। यानी अगर बात किया जाए तो 15 साल से साहू समुदाय के लोग ही यहाँ पे, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले ही लोग यहाँ के सांसद रहे। तो इस बार उन्होंने क्या किया है कि फिर एक महिला प्रत्याशी को उतारा, लेकिन कांग्रेस ने उसी का सहारा लेते हुए अभी भी साहू समुदाय के लोग में ही तामझाम साहू को खड़ा किया है। तो ये बड़ा फैक्टर समझ में आ रहा है। लेकिन क्या नतीजे होंगे, जनता आखिर किसको अपना सांसद चुनेगी, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही ये तो सही बात है। बात तो यही है कि 4 जून को सब क्लियर हो जाएगा, फिर हम चर्चा करेंगे कि वहां पर ऐसा परसेंटेज हुआ तो ऐसा, ये सारी बातें मंत्रणा की होती है। पर एक सीधा फैक्टर है कि राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रत्याशी हैं। क्या वो राजनांदगांव तक ही सीमित रहे या उन्होंने तमाम अंचलों का दौरा भी किया और राजनांदगांव के साथ अन्य सीटों पर भी उनकी छवि का फायदा मिले, ऐसा कुछ नजर आया?
देखिए, अगर प्रचार की अगर बात किया जाए तो महासमुंद में लोकसभा के लिए जो भी अगर स्टार प्रचारकों की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के कोई स्टार प्रचारक के तौर पे किसी ने भी महासमुंद उसमें आके प्रचार प्रसार तो उन्होंने नहीं किया है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं उसकी बात किया जाए आपके बीजेपी की, तो बीजेपी में जैसे धमतरी का प्रधानमंत्री का दौरा था, महासमुंद के चारों विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विष्णुदेव साय ने खुद कमान संभाल रखी थी, उन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया। तो इस तरीके देखा जाए स्टार प्रचारकों की भी कहीं ना कहीं कमी रही कांग्रेस को लेकर यहाँ पे। जी चलिए, ये समझना बहुत जरूरी होगा कि प्रियंका गांधी तो आई लेकिन फिर बाकी अन्य नेता क्यों नहीं बराबर आ पाए, इसे समझना जरूरी होगा। राजकुमार, ओवरऑल फैक्टर किसके समक्ष नजर आए? क्या कांग्रेस ने जो 5 साल अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में चलाई थी और जो उन्होंने एक छत्तीसगढ़िया को बिल्कुल मोमेंट को लाया था, उन्होंने ये कहा था कि छत्तीसगढ़िया से बीजेपी पूरी तरह से अलग ले गई थी। फिर भारतीय जनता पार्टी अभी आई है तो नक्सल का मुद्दा बिल्कुल छाया हुआ है। बीजेपी कह रही है कि 2 साल हमें और दे दीजिए तो नक्सल एकदम सफाया कर देंगे हम। अमित शाह पहुंचे थे और अमित शाह ने बिल्कुल इसे यहाँ पर बकायदा उन्होंने कहा था कि 2 साल हमें समय दीजिए, इस 2 साल में हम नक्सली को खात्मा कर देंगे। दरअसल इसका उनका बोलने का जो ये था वो ये कारण ये भी था कि कुछ दिन मतलब 1 हफ्ता पहले जिस तरीके से यहाँ पर नक्सली घटना होगी, नक्सली घटना में करीब 29 नक्सली जो है मारे गए थे और इसी का वोटिंग जो चुनावी इसमें जो है उन्होंने फायदा लेने की कोशिश किया और उन्होंने कहा कि हमें 2 साल और मौका दीजिए। जिस तरीके से नक्सली का यहाँ से हम खात्मा करेंगे और नक्सली अगर खात्मा हुए तो इनके कारण जो कई अंदरूनी इलाके हैं जहाँ सड़कें नहीं पहुंच पाती, जहाँ बिजली नहीं पहुंच पाती, जहाँ पानी के लिए दिक्कत होती है, कई प्रकार की स्कूल तक की दिक्कत होती है, ऐसी दिक्कतें जो है दूर होगी। इस तरीके से मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने का उनका एक प्रयास था और उन्होंने 2 साल मांगा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज कहा था कि अगर मान लो इस 2 साल में अगर जनता हमें मौका देती है तो जो 2 साल के अंदर नक्सली तो खात्मा होगा ही होगा। अगर वो खात्मा अगर नक्सली अगर दहशत में है, अगर नहीं अगर लड़ना चाहते तो चुपचाप सरेंडर हो जाएं और अपने आप को सरेंडर करके जो आम जिंदगी जिए, इस तरह से उनका कहना। जी, पर आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के समय में बीजेपी ने कहा था कि हमारे नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है और नक्सली टारगेट किलिंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर भाजपा सरकार बनी, भाजपा के नेताओं ने यह आरोप वापस लगाया कि सरकार बनने के बाद भी बीजेपी नेताओं को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। और उसके बाद फिर बीजेपी की ओर से ही केंद्रीय गृह मंत्री ने, भारत के गृह मंत्री ने यह बात कही कि 80 से ज्यादा नक्सली साय सरकार आने के बाद ढेर किए गए हैं, जो बताते हैं कि बीजेपी आने के बाद नक्सलियों में बीजेपी सरकार आने के बाद नक्सलियों में बेचैनी कितनी बढ़ गई है। हालांकि फिर इस बयान को लेकर हमने ये भी याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक विवादित बयान भी दिया था। हालांकि फिर उन्होंने अपने बयान को ठीक करते हुए कहा था कि नहीं, जो जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरीके से निश्चित रूप से अमित शाह ने कहा था कि 80 के आसपास जो नक्सली मारे गए हैं, निश्चित रूप से ये जो पिछले 3 से 4 महीने में जो नक्सली घटनाओं में खास करके भाजपा के आने के बाद जो है तेजी तो आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इसमें जिस तरीके से नक्सली जो है खास करके वो भी एक्टिव रहते हैं, अपने आप को मतलब कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो खास करके जैसे नारायणपुर हो गया, राजनांदगांव हो गया, आसपास के जो अंदरूनी इलाके में कुछ ऐसे भाजपा नेताओं को टारगेट भी किया उन्होंने, जिसके कारण जो है ये बयानबाजी भी होती रही थी। लेकिन ये जो अभी के हालात है, जिस तरीके से खास करके जो अभी 1 सप्ताह के अंदर अभी जो नक्सली घटना घटी, इसके बाद खास करके कांकेर में एक चुनौतीपूर्ण जो कल का दिन रह सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटना घटी है, नक्सली हो सकता है पीछे से घात करें या कुछ उनकी तैयारी हो। तो इसके लिए जो है जिला मतलब यहाँ के निर्वाचन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा बता दूं कि लगभग 100 कंपनी को तैनात किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कल किसी भी तरीके से चप्पे चप्पे पर वहां तैनाती कर दी गई है, ताकि सफल तरीके से हमारे जो है चुनाव मतदान दल जो है सफलतापूर्वक वापस लौटे। अच्छा, तकरीबन ऐसे कितने क्षेत्र होंगे राजकुमार जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर वोटिंग का टाइमिंग भी जो है वो सुबह 7 से 3 बजे तक रहेगा?
खास करके मैं बताना चाहूंगा, ये जो कांकेर जिले के जो खास करके इलाके हैं, जैसे तीनों विधानसभा हैं, कांकेर के अंतागढ़ हो गया, भानु प्रतापपुर हो गया और कांकेर विधानसभा, तीनों विधानसभा में जो है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का मतदान की जो समय सारणी है उस तरह से पहले से व्यवस्थित किया गया है। और उसी के हिसाब से जो है जो पिछले अन्य जो चुनाव होते थे उसमें भी लगातार इसी समय पर चल रहा है। जी चलिए, ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है। और आशुतोष, अगर हम बात करें कल के मतदान को लेकर, तो ऐसा कितने आपके तरफ क्षेत्र हैं जो संवेदनशील या अति संवेदनशील एरिया में आते हों? देखिए, मैं आपको बता दूं, महासमुंद लोकसभा में करीबन 2146 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 33 जो मतदान केंद्र हैं वो क्रिटिकल माने जा रहे हैं, जिसमें से 17 तो महासमुंद के क्या बोलते हैं चारों विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, बाकी शेष दो जिलों के अंतर्गत आते हैं, गरियाबंद और धमतरी में। लेकिन गरियाबंद का जो ये आपका क्षेत्र है वृंदा नवागढ़, वहां के 9 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिसको अति संवेदनशील माना जा रहा है, जहां पे 2 मतदान केंद्रों में तो एक दिन पहले यानी 24 तारीख को ही मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा चुका है। वहां के 9 आपके मतदान केंद्र हैं उनके लिए जो टाइमिंग उनकी होगी सुबह 7 से 3 बजे तक होगी। बाकी शेष पूरे महासमुंद लोकसभा के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। जी, और अभी ये जो बड़ा एनकाउंटर हुआ था, ये मुद्दा क्या महासमुंद में छाया रहा आमजन के बीच में? क्योंकि सियासी दलों में तो छाया था, लेकिन क्या आम जन तक उसकी मौजूदगी उस तरह से हो पाई? देखिए, अगर महासमुंद की अगर बात किया जाए तो महासमुंद को नक्सली जो मूवमेंट्स है वो इतनी नहीं है, इसलिए इस तरीके से कोई खास असर ये उसमें इस नक्सली जो मुठभेड़ का है वो देखने को नहीं मिला। क्योंकि जो महासमुंद 4 विधानसभा, इसमें नक्सलियों का कभी भी अभी तक इस तरीके के मतलब नहीं दिखा है। 2010 में बस एक मामला आया था जिसमें 5 या 6 नक्सलियों की मुठभेड़ में मार गिराया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा। लेकिन उसके बाद अगर आपको ये वृंदा नवागढ़ की अगर बात किया जाए जो आपके गरियाबंद का है, यहाँ पे अक्सर इस तरीके की वारदात देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि इस तरह किसी प्रकार का कोई जो मुठभेड़ में 29 लोगों को मार गिराया गया उसका कोई खासा असर महासमुंद लोकसभा में दिखता नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए, अब देखना यही होगा कि कल मतदान प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर एक अच्छा वोटिंग परसेंट यानी कि 65% से 70% या उससे भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आए तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की ओर से एक अच्छा प्रयास, अच्छे काम किए गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आशुतोष, राजकुमार, आप दोनों का। बहुत विस्तार से आपने विधानसभा सीट के सिलसिलेवार जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो बातचीत हो रही थी कांकेर, महासमुंद और सबसे हाई प्रोफाइल सीट जिसकी निगाह, सबकी निगाह उसी सीट पर है, वो है राजनांदगांव। राजनांदगांव से संतोष पांडे वर्सेस भूपेश बघेल। लेकिन भूपेश बघेल के राजनांदगांव में आते से ही यहां पर मुकाबला इतना कड़ा हो गया कि बीजेपी को अपने तमाम स्टार प्रचारकों की सभाएं यहां पर करानी पड़ी। अब कहानी क्या कहेगी इसका बहुत पता कल चल पाएगा वोटिंग परसेंटेज से। नतीजे भले ही 4 को आए, लेकिन कयास कल से लगने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।